नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। करगिल विजय दिवस, पाकिस्तान के धोखे, भारतीय सेना की वीरता, शहादत और शौर्य की दास्तां। आज देश देशांतर में हम करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरा होने के मौके पर बात करेंगे इस विजय गाथा की। विश्व के इतिहास में करगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। 22 साल पहले 26 जुलाई 1999 को भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा एक बार फिर फहराया। जम्मू कश्मीर के करगिल जिले की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे भारतीय जाबाजों के सामने कई तरह की मुश्किलें थीं, चुनौतियां थीं, लेकिन भारतीय जवानों ने हार नहीं मानी, अदम्य साहस का परिचय दिया और जाबाजों ने युद्ध को जीता और दुश्मन को खदेड़ा। 60 दिनों तक चले युद्ध में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार ने भारतीय शूरवीरों की शौर्य गाथा दुनिया के सामने सुनाई। हालांकि 527 वीर सैनिकों ने शहादत दी, 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के भी लगभग 1000 से 1200 सैनिकों की इस जंग में मौत हुई। करगिल युद्ध वो चौथा मौका था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा और पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी। आज करगिल दिवस की 22वीं सालगिरह पर हम एक बार फिर याद करेंगे हमारे शूरवीरों की इस शौर्य गाथा को। चर्चा में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ हैं कैप्टन रिटायर्ड अखिलेश सक्सेना। आप करगिल वॉर वेटरन हैं सर, बहुत स्वागत है आपका सनसद टीवी में। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय कुलकर्णी जी मैं आपसे कर लेना चाहूँगी। आज हम 22 साल करगिल विजय दिवस की मना रहे हैं। वीरों की इस शौर्य गाथा पर सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपनी कुछ बात रखें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भारतीय सेना की ये अदम्य साहस, वीरता, शहादत, शौर्य को मेरा सलाम। जिस प्रकार से अपने हमारे यंग ऑफिसर्स, जवानों ने अपने शौर्य, डिटर्मिनेशन, जोश, जज्बा जो दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ। और उसका मुझे लगता है पूरे विश्व भर में ऐसी कोई भी आर्मी नहीं होगी जो जिस प्रकार से हमारे फौजियों ने कर दिखलाया। ऐसी ऊंचाई पर जहाँ पे सांस लेना कठिन होता है, वहां पे चलना कठिन होता है, वहां पे चढ़ाइयां, बिल्कुल खड़ी चढ़ाइयां। मेरे को अभी भी याद है, मैं 1984 में बटालिक में होता था तो मुझे आश्चर्य होता था कि यहाँ पे पेड़ क्यों नहीं है, सिवाय पेड़ नीचे बटालिक में जहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर है वहां पे पेड़ होते थे, कहीं पर एक खास का पीस नहीं, टुकड़ा नहीं, सिर्फ पत्थर पत्थर और इतने बड़े बड़े पत्थर कि देख के मुझे आश्चर्य होता था यहाँ पे कैसे लोग चलते होंगे। और जब मैं चलता था पेट्रोलिंग के लिए तब मुझे लगता था ये वाकई काबिले तारीफ। और जब मैंने सुना कि जिस प्रकार से कारगिल में पाकिस्तान ने विश्वासघात किया, पाकिस्तान ने पीठ पीछे छुरा घोंपा, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना ही बिल्कुल मतलब मुझे लगता है करना ही नहीं चाहिए। थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने लाहौर में बातचीत की और उसके बाद जिस प्रकार से मुशर्रफ ने बिल्कुल धोखेबाजी और कारगिल के हाइट्स, क्योंकि अमूमन क्या होता था, एग्रीमेंट थे दोनों देशों के बीच में कि हम लोग जो है विंटर वेकेटेड पोस्ट होते थे, कोई भी नहीं आता था और बाकी अपने पे। तो ये जो नॉर्मल एग्रीमेंट था इसका उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने, मुशर्रफ ने इस तरह की एक चाल चली कि उसने वो हाइट्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसने अपने प्रधानमंत्री को नहीं बताया, गलत। मुझे लगता है शायद उनके प्रधानमंत्री को भी इस बात का आभास होगा, उतना नहीं होगा जिस प्रकार से उन्होंने किया, लेकिन आभास जरूर होगा। मुशर्रफ जो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उस वक्त भी जब हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी गए उनको उन्होंने सैल्यूट करना नहीं ठीक माना, उन्होंने उनको सैल्यूट तक नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने सोचा कि सियाचिन के ऊपर किस तरीके से हिंदुस्तान ने जो उनको हाइट्स पकड़ ली है, हम उसी माफिक कारगिल पकड़ लेंगे तो इनका जो मेन रूट है एंट्री का फ्रॉम श्रीनगर टू ले, उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे और इनको आने जाने नहीं देंगे और इनको स्ट्रांगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो हो ना सका। उनको मालूम नहीं था कि वो हिंदुस्तान की फौज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसे फौज जिसका जज्बा देखने काबिल था। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से कैप्टन साहब जो हमारे साथ हैं, उन्होंने
राजीव के साथ किस प्रकार से विक्रम बत्रा की कहानियां जो सुनते हैं आप लोग, हम लोग सब सुनते हैं और कहते हैं कि दिल मांगे मोर, और किस काफी के सब यंग ऑफिसर्स थे, ये कैसे एक दूसरे से मिलते थे, किस प्रकार से रहते थे, और किस प्रकार से उन्होंने जो जज्बा, जो जोश, काबिले तारीफ, मैं कहूंगा वाकई काबिले तारीफ। बिल्कुल, यकीनन काबिले तारीफ। पूरी दुनिया ने देखा इस शौर्य को और भारत के सदम्य साहस को। मैं करगिल के वॉर वेटरन कैप्टन अखिलेश सक्सेना को पूरी सम्मान के साथ इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। और सबसे पहले तो सर आपको सलाम पूरे देश की ओर से, संसद टीवी की ओर से। और करगिल युद्ध जब भी इसका जिक्र आता है, इस समय जो लोग हैं, खासकर जो युवा है, उनके वो एक जोश जज्बे से लबरेज हो जाते हैं। आपका अनुभव है, आप तो साक्षात तो उसके दृष्टा थे। मैं चाहूंगी वो खास अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करें। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कारगिल विजय दिवस है, मेरे लिए तो ये एक पर्व है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, कारगिल विजय दिवस, होली, दिवाली, इन सबसे ज्यादा मेरे लिए एक पर्व है। और मैं मानता हूं कि ये साहस की एक वो कहानी है जो हमारी जनरेशंस को पता होना चाहिए कि आप किसी भी हालत में किस तरीके से उसका मुकाबला कर सकते हैं, अगर आपके पास सही प्रिंसिपल्स है आपकी लाइफ के और आपके अंदर सही साहस और सही जज्बा है। मैं आपको बताता हूं, मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था और जस्ट 1 महीने पहले, मैं पहले अपने बारे में बात शुरू करूंगा, कैसे मैं कारगिल में पहुंचा और क्या सिचुएशन थी, बिकॉज ये बहुत समझना जरूरी है कि हम किस तरह की सिचुएशन में थे कारगिल की लड़ाई के समय। तो मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था, हमारी 1 महीने पहले नई नई शादी हुई थी और अपने घर में शिफ्ट भी नहीं हो पाए थे। हम गेस्ट हाउस में थे, जस्ट अपने घर के लिए परचेजिंग कर रहे थे और अचानक हमें ये खबर मिली कि कारगिल में कुछ घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए हमें कारगिल में पोस्ट किया जा रहा है। मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका था, क्योंकि अगर हमने वो यूनिफॉर्म पहनी है और एक भारतीय सैन्य अफसर को अगर ये मौका मिल रहा है, उसको लग रहा है कि शायद उसको लड़ाई में जाने का मौका मिले, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पल है, क्योंकि आज उस यूनिफॉर्म, उस ट्रेनिंग का जो उसके ऊपर था, वो मूल्य वो चुका सकता है जी। और हमें जब आईएमए से हम पास आउट होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि किसी भी कंडीशन में आपके देश की इज्जत, उसकी सिक्योरिटी, उसकी इंटीग्रिटी, वो हमेशा सबसे पहले आती है हर कंडीशन में। उसके बाद जो आप मैन आप कमांड करते हैं वो आपके लिए आते हैं और सबसे लास्ट में आपकी अपनी फैमिली और आप अपने आप आते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ये हमें इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। जब मैं कारगिल में वहां पहुंचा तो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी, जैसे अभी सर ने भी बताया। जब हम वहां पे पहुंचे, इनफैक्ट मेरी जीप रुक भी नहीं पाई थी, हम जैसे ही दराज सेक्टर में पहुंचे और जीप के आगे 2-3 गोले आके रुके। जब मैं वहां पे जो लोग पहले थे उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि दुश्मन रोड के बिल्कुल सामने जो पहाड़ी थी और सबसे आगे जो पहाड़ी थी वो थी टोलोलिंग, वो टोलोलिंग तक पहुंच गया है। और ये एक दुश्मन की चाल थी कि देखिए हमारा एक NH1 है जो श्रीनगर से लेके लेह लद्दाख तक जाता है और लेह लद्दाख की सारी सप्लाई इसी रोड के थ्रू जाती है। और अगर दुश्मन इस सप्लाई लाइन को रोक दे या उसको बाधित कर दे तो क्या होगा, हमारी विंटर की सप्लाई वहां नहीं पहुंचेगी और एक तरफ हमारे सियाचिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, नुब्रा वैली का और लेह लद्दाख एंटायर श्रीनगर से कट सकता है। उन लोगों ने उन सब पहाड़ियों पे तब कब्जा किया। इनफैक्ट ये सारी पहाड़ी ऐसी थी जिसमें से अधिकतर विंटर वेकेटेड पोस्ट थी, मतलब विंटर में दोनों ही आर्मी वहां नहीं रहती थी, वो विंटर में नीचे आ जाती थी, क्योंकि वहां पे कॉस्ट, उस पहाड़ियों को मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए वो लोग नीचे आ जाते थे। और हम जब समर होता था तो दोबारा वो ऊपर जाते थे और उन पहाड़ियों पे बैठ जाते थे। लेकिन जैसे ही 1998 में इंडियन फोर्सेस नीचे आई, पाकिस्तान भी नीचे आई, जनरल मुशर्रफ ने ये एक साजिश थी बहुत बड़ी, जो इसके हिसाब से वो कई साल से प्लान कर रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने लोगों को 3-3, 4 के ग्रुप में व्हाइट कपड़े पहन के ऊपर भेजना शुरू कर दिया और वो हजारों की संख्या में आके उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ की जो पहाड़ी थी, चाहे आप टोलोलिंग लीजिए या टाइगर हिल था या आगे तक वो श्रृंखला गई है, सब पे कैप्चर कर लिया। अब सिचुएशन ये थी, एनिमी टॉप पे है, आप नीचे है। जब भी पहाड़ों की लड़ाई होती है तो जो ऊपर है वो वैसे भी टैक्टिकल एडवांटेज के हिसाब से वो 20 टाइम ज्यादा पावरफुल है। अगर वो पत्थर भी फेंकेंगे आपकी कैजुअलिटी हो सकती है, तो वो एडवांटेज की स्थिति में थे। दूसरा, उन्हें पता था कि इंडियन आर्मी अगर आएंगी तो उन्हीं रास्ते से आएंगी, इसलिए उन्होंने उन रास्ते में माइंस लगा रखी थी,
जब भी हमारे अटैक होते थे हमारी बहुत सारी कैजुअलिटी उन माइन से हुई है। तीसरा, उन्होंने अपने सारे आर्म्स एम्यूनिशन और पीछे से पाकिस्तान जो आर्टिलरी थी उसका फायर हमारी फोर्सेस की तरफ कर रखा था। हम जैसे ही अटैक शुरू करते थे वो सारा फायर उनके ऊपर आ जाता था। तीसरा, हम लोग शायद उस लड़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि ना हमारे पास उतने स्नो बूट्स थे उस लड़ाई में लड़ने के लिए जहां पे टेम्परेचर -12 से -28 डिग्री सेंटीग्रेड था, ना हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस थे जो हमें रात की लड़ाई के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि सारे अटैक रात में ही होते थे, और ना हमारे पास टेंट थे, ना हमारे पास आर्म्स एम्यूनिशन था, हमारी आर्टिलरी भी पूरी शुरू में वहां तक नहीं पहुंची थी। बट ऐसी स्थिति में हम क्या करें, बिकॉज हमारी सिखलाई है कि कुछ भी हो देश के लिए हम जो भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट कभी भी देश की प्रतिष्ठा पे या उसकी इंटीग्रिटी पे कोई आंच नहीं आने दे सकते। हम लोगों को जब ये 2 राजपूताना राइफल को मैं उनके साथ लड़ाई कर रहा था, जब हमें ये लक्ष्य मिला तो हम सब ने कसम खाई थी। उस समय तक टोलोलिंग पे 2 अटैक फेल हो चुके थे और इवन हमारे जो दोस्तों, हमारे साथियों की बॉडी तक वहां पड़ी थी। हमने ये प्रण लिया कि या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएंगे। तो राजपूतानाओं का ट्रेडिशन होता है, वो केसरिया बाना बांधते हैं अपने सिर पे जब वो एक ऐसी निर्णायक लड़ाई पे जाते हैं जिसमें वो कह के जाते हैं या तो हम जीतेंगे या हम जी। वापस नहीं आएंगे। तो हम सब ने केसरिया बाना बांधा और हमने अपने जवानों से बोला कि हमें नहीं पता हम जिंदा आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन या तो हम जीतेंगे या हम लड़ते हुए ही वीर गति को प्राप्त होंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता, कल हो सकता है रोड एक्सीडेंट में डेथ हो या कहां पे डेथ हो। बिल्कुल कैप्टन लेकिन अखिलेश, आपके जो भी अनुभव आप साझा कर रहे हैं निश्चित रूप से जोश भरने वाले हैं। आगे भी आपसे मैं कुछ अहम पलों को लेकर चर्चा करूंगी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर, 22 साल पूरे हो गए हैं करगिल युद्ध के। जिस तरह की बातें अखिलेश जी ने भी बताई कि विपरीत परिस्थितियां थीं, कई लिहाज से सेना जो है वो तैयार नहीं थी। हालांकि हम विजयी हुए क्योंकि जो साहस था और जो देश के प्रति सब कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, कहीं ना कहीं वो जो है वो टॉप पर रही और उसका रिजल्ट सामने आया। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि इन 22 सालों के बाद अगर भारत की रक्षा तैयारियों को देखें, उसकी मजबूती को देखें, हम कितना आगे बढ़े हैं, किस तरीके से भारत ने अपने आप को तैयार किया है? इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग बहुत बहुत आगे बढ़े हैं और यही कारण है कि ईस्टर्न लद्दाख में चीन ने जो कुछ भी किया, अब पूरा देश जानता है किस प्रकार से भारतीय सैनिक डटा रहा और उस डटे रहने के कारण ही चीन अभी तक कुछ कर नहीं पाया है। यही नहीं, जितना मॉडर्नाइजेशन था, जितना इक्विपमेंट प्लानिंग था, जिस प्रकार से हम लोगों का लॉजिस्टिक्स है, मोबिलाइजेशन की टाइमिंग्स है, बहुत अंतर पड़ा है। उस वक्त जो साहब रेफर कर रहे हैं कारगिल के बारे में, उस अचानक मई के महीने में पता चला, उसके बाद जो कार्रवाई कोई पलटने आ रही है, कोई जा रही है, नॉर्मल एक्टिविटीज था, इसलिए उन्हें लगा उस वक्त, और वो एक यंग ऑफिसर थे, कि वाकई हमारे पास कोई डी-इंडक्ट हो रहा है, कोई इंडक्ट हो रहा है, तो माहौल अलग था। पर लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें और तब की तारीख में 99 को देखें और आज 2020-21 में देखें, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। जवानों के कपड़ों में फर्क पड़ा है, जवानों के पर्सनल वेपन्स में फर्क पड़ा है, आर्टिलरी में फर्क पड़ा है, एयर एफर्ट में फर्क पड़ा है। जिस प्रकार से नए नए हवाई जहाज रफेल जैसे हिंदुस्तान की इन्वेंट्री में है, जिस प्रकार से बख्तरबंद गाड़ी आई हैं, जिस प्रकार से आर्टिलरी गन्स में है, एम्युनिशन में है, बहुत फर्क पड़ा है। उस वक्त चीफ साहब जो जनरल मलिक थे, उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे पास है मैं उसके साथ लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। अभी हमारे पास बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा, आज भी जिस प्रकार से अखिलेश साहब और उस वक्त के यंग ऑफिसर जवानों में जोश और जज्बा था, जो जुनून था, उसमें आज भी कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। अगर है तो उसमें इजाफा हुआ है। ये देख करके कि वाकई हमारे को सब कुछ है। आप मानेंगे नहीं, क्या कोई भी आदमी इस ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर रहना, अगर वो एक्लिमेटाइज नहीं है, फुली इक्विप्ड नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, उसके पास बिजली नहीं है, उसके पास हीटिंग के अरेंजमेंट, वो नहीं जी सकता है। वो आज अगर इतने हजारों लोग ईस्टर्न लद्दाख में रह रहे हैं और चीन का डट के मुकाबला कर रहे हैं, इसी से जाहिर होता है कि कारगिल से हमने काफी कुछ सीखा और यकीन किया कि उस तरह की गलती दोबारा ना हो। जरूर इंटेलिजेंस के मामले में हम लोग और कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिससे कि दोबारा, क्योंकि ऐसे है कि हमारे पास हमारे इर्द गिर्द जो दुश्मन है, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम लोग विश्वास करते हैं उन लोगों
ऊपर कि शायद अगर हम अच्छे हैं तो वो भी अच्छे हैं ना। हम लोगों ने अपने मन में डांटना चाहिए, बस जाना चाहिए हमारे कि वो हमारे दुश्मन हैं और वो वही कार्रवाई करेंगे जो दुश्मन ने करनी है। और जी। हमने हर वक्त सतर्क रहना है, हमने हर वक्त तैयार रहना है। और देश में आज की तारीख में दृढ़ निश्चय है, एक संकल्प है, एक देश जो है सक्षम है। और वही सक्षम आप देख रहे हैं लीडरशिप में भी है और जवानों में भी है। बिल्कुल। मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज है, इकोनॉमिक सस्टेनेंस की कैपेबिलिटीज है। और यही है जो अपने देश को और सक्षम और आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूंगा कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम। और वो कैपेसिटी बिल्डिंग बनाने में वक्त, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। दुश्मन की जो इरादा है वो कभी भी बदली हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और वही विश्वास, वही जोर, वही जुनून, वही जज्बा रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस करगिल युद्ध के जो सबक थे उसके बाद करगिल रिव्यू कमेटी का भी गठन किया गया था। मैं आगे भी इसको लेकर आपसे चर्चा करूंगी कि इस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट क्या आई थी और उसके आधार पर क्या आमूल-चूल परिवर्तन जो हैं वो आगे के लिए किए गए। कैप्टन अखिलेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि परिस्थितियां बहुत विपरीत थीं, बावजूद सैनिकों ने, आप लोगों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पूरी दुनिया ने देखा भारत की इस विजय पताका को जब तिरंगा करगिल की चोटी पर लहराया गया। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसी वो क्या चीज़ थी कि भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ी और जिस तरीके से विजय हासिल की गई वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ रही। और तब में और अब में सेना में जो भी परिवर्तन आया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस समय में जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय, जैसे सर ने भी बताया, मैं देना चाहूंगा वो हौसला और वो देश के लिए मर मिटने की चाहत। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी आर्मी ऑफिसर या कोई भी फौजी वो अपनी जान इसलिए लाइन ऑफ फायर में नहीं लाता या अपनी जान इसलिए दांव पे नहीं लगाता है कि वो अपने दुश्मन से हेट करता है। चाहे वो दुश्मन में जिससे लड़ रहा होता है उसको जानता भी नहीं, वो इसलिए लड़ता है कि वो अपने देश से, वो अपने देशवासियों से, उनसे वो बहुत प्यार करता है। तो वो जो हौसला है कि मेरा देश मेरे साथ है और मेरे लिए मेरे देश की इज्जत, और ये चीज हमें सिखलाई जाती है कि सबसे आगे मेरा देश है, वो उन्हें प्रेरित करता है। मुझे याद है कारगिल की लड़ाई में हमें हजारों चिट्ठियां आती थी जिसमें लोगों ने खून से लिखा होता था, राखियां आती थी जिसमें मैसेज लिखा होता था कि आप मेरे भाई जैसे हैं और मैं ये राखी आपको भेज रही हूं क्योंकि देश की इज्जत इस समय आपके हाथ में है। जब आपको इस तरह अपने देशवासियों से सपोर्ट मिलता है तो आपके हौसले 4 गुना हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि चाहे मुझे इसके लिए जान भी गंवानी पड़े, बट मैं उस विश्वास को खाली नहीं जाने दे सकता और मैं उसको नीचे नहीं जाने दे सकता जी। मैं जैसे आपको बता रहा था, हमने केसरिया बाना पहना था। हमने एक चीज और की थी, जब हम उस अटैक में जा रहे थे तो वो एक तरह से सुसाइडल अटैक थे। और जब हम सुसाइडल अटैक मतलब एक ऐसे अटैक में जा रहे हैं जहां से हमें पता नहीं कि हम जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो हम अपने घर वालों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। और वो एक लास्ट लेटर होता है उस जवान का, इस ऑफिसर का, वो लिख के जाता है और वो अपने होशोहवास में ये लिख रहा होता है कि शायद मैं इस अटैक से हो सकता है वापस नहीं आऊं। और वो लेटर उसके ट्रंक में रख दिया जाता है, उसके बॉक्स में रख दिया जाता है, उसके सामान में रख दिया जाता है। अगर वो ऑफिसर वापस नहीं आता तब वो लेटर उसकी फैमिली को मिलता है, और वो तभी मिलता है अगर वो वापस नहीं आता। अगर वो जीत के वापस आता है तो वो उसको फाड़ देता है, वो एक सेलिब्रेट करता है उस लेटर को फाड़ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रण कर चुके थे कि आप हम जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे, तो दोनों कंडीशन हो सकती थी। तो हमने अपनी फैमिली को लेटर लिखा, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा, जस्ट मेरी 1 महीने पहले शादी हुई थी, अपनी वाइफ को लेटर लिखा कि अगर मैं वापस नहीं आया और जब आपको लेटर मिलेगा मैं शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगा। और जैसे मैं अपने पेरेंट्स के लिए शायद मैं अपने कर्तव्य नहीं कर पाया, मैं आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बात का मुझे हमेशा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो मैंने अपने देश के लिए किया वो हर चीज से बढ़ के था। तो हमने ये लेटर लिखा, इनफैक्ट मैंने ये लेटर 3 बार लिखा तीनों अटैक में जाने से पहले, और बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं कि तीनों बार आके मैंने उसे फाड़ा, तीनों बार हमने विजय हासिल की। बट कुछ मेरे दोस्त जैसे मेरे साथ विजयन थापर थे, मैंने और कैप्टन विजयन थापर ने ये अटैक 3 पिंपल्स के अटैक में जाने से पहले 7 ये लेटर लिखा था। मेरे उसमें बहुत इंजरी हुई, मेरे एनिमी फायरिंग में गोलियां लगी और एनिमी आर्टिलरी शेलिंग से बहुत ज्यादा खून बहा, बट मैं किसी तरह जिंदा बचा। लेकिन विजयन थापर साहब ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके पेरेंट्स को वो लेटर तब मिला
जब वो नहीं थे और उन्होंने वो दे के लिखा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं ये जीत हासिल करने के लिए। तो बिल्कुल। हमेशा जीत उसकी नहीं होती जिसके पास ज्यादा वेपन का एडवांटेज है या जिसने एक बार एडवांटेज ले लिया है जैसे हाइट का। जीत उसकी होती है जो अपना हौसला कभी नहीं छोड़ता। और इंडियन आर्मी इस बात की मिसाल है कि कुछ भी हो जाए, इस देश के लोग हमेशा सुख की नींद सो सकते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी उनके बॉर्डर को गार्ड कर रही है। सो आई थिंक वो जो डिफरेंस था अपने ऑफिसर्स के बीच में, जवानों के बीच में, उनके हौसले के बीच में, वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था हमारे और दुश्मन के बीच में, और वो आज भी है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल सर, आपकी ये लाइनें निश्चित रूप से भावुक करने वाली हैं, लेकिन साथ ही जोश और देशभक्ति का जो जज्बा है वो भी पैदा करने वाली हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। करगिल युद्ध खत्म होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया था। उसके बाद इसकी रिपोर्ट आई थी। मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप बताएं कि इस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र था, उसके बाद सेना में किस तरह के आमूल-चूल परिवर्तन को किया गया, भारत की जो रक्षा है उसको किस तरीके से सुसज्जित किया गया कि आगे करगिल 2 जो है ना दोहराया जाए। अमृता जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इससे पहले कि मैं कारगिल कमेटी रिपोर्ट पर आऊं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, एक वाक्य बताना चाहूंगा कारगिल का, कि क्या फर्क है एक पाकिस्तान आर्मी में और इंडियन आर्मी में। बहुत बड़ा फर्क। पाकिस्तान आर्मी ने जिस प्रकार से हमारे कई एक योद्धाओं को जब वीर गति को प्राप्त हुए, जिस प्रकार से उन्होंने उनके बॉडी को टॉर्चर किया, कई बार उनके बॉडीज के ऊपर ग्रेनेड रखे, कई तरह के, जिससे कि अगर इनको कोई हाथ लगाएगा तो वो भी मारा जाएगा। बनिस्बत हम लोगों ने जब उनके जो एक कैप्टन कर्नल शेर खान थे, उस वक्त के जब वो बार बार ट्रैक सूट में आ रहा था और जब उसको मारा गया, और उसको मारने के बाद उसके जो कमांडर थे उन्होंने उसके ऊपर चिट्ठी लिखी, ये जो आपका ऑफिसर है इसने वाकई बहुत अच्छा लड़ करके दिखलाया, जरूर वीर गति को प्राप्त हुआ, और उसको निशाने हैदर मिला। और उसका जो सीओ था उसने कहा, वो कर्नल मुस्तफा था, कहता मैं पठान हूँ, मैं उस बटालियन को कमांड कर रहा हूँ, एक बलूच जिसको फील्ड मार्शल मानेक शाह कमांड करते थे, और मुझे आज भी बहुत क्या उसको बोलते हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने हमारे इसको इतनी इज्जत दी। हमने यही नहीं कहा, हमने कहा आप अपने झंडे भेजिएगा, हम आपके स्ट्रेचर बेरर्स के साथ आपके जितने सोल्जर्स की बॉडीज हैं उनको ठीक तरीके से उनको एज ए सोल्जर हम आपको वापस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो मानने को तैयार नहीं होता है, वो उस वक्त जरूर हाँ कहता है, तो उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। और यही कारण है कि पाकिस्तानी जवान जो है वो अपने देश के लिए नहीं लड़ पा रहा है, उसमें वो जज्बा नहीं है जो होना चाहिए। वो भी बार बार यही कहते हैं कि काश अगर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हमारे पास होते तो हम कहाँ के क्या क्या कर देते। ये उनके कई बार उन्होंने बात कही। इतना कहने अमृता, मैं बताता हूँ, कारगिल कमेटी रिपोर्ट जो थी, सुब्रमण्य कमेटी और सबने, उसमें 2-4 बातें जो बहुत जरूरी निकली। एक तो उन्होंने कहा कि एक बॉर्डर एक ही फोर्स को दे देनी चाहिए, जिससे कि सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से वो होगा। दूसरी बड़ी बात थी जॉइंटनेस। एयरफोर्स ने जिस प्रकार से जबरदस्त रोल प्ले किया, मैं कहूंगा कि ये पूरा श्रेय जो अगर इस कारगिल युद्ध में जाता है तो 2 कुछ बहुत बड़ा श्रेय जाता है, एक आर्टिलरी गन का और दूसरा एयरफोर्स। इन्फेंट्री तभी मूव कर सकती है जब आपको यकीन है कि आपके ऊपर जबरदस्त फायर है और आप दुश्मन के सर जो है वो दबे हुए हैं उसके बावजूद। तीसरी बड़ी बात ये हुई मॉडर्नाइजेशन। जितना मॉडर्नाइजेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चौथी बड़ी बात उन्होंने कहा इंटीग्रेटेड सर्विस शुरू हो गया, बाकी जैसे हुए, और जॉइनेस, और धीरे धीरे करके जिसे आज की तारीख पे हम लोग थिएटराइजेशन बोल रहे हैं, पूरे जॉइनेस के बारे में बोल रहे हैं। ये जितने रिकमेंडेशंस हैं ये सब कारगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं, और उस कारगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस को लेकर के आज की तारीख में हम जब जॉइंटनेस की बात करते हैं, थिएटराइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, टीथ टू टेल रेशो की बात करते हैं, यकीन करना चाहते हैं कि जहां पर भी है हम लोगों ने सिर्फ आदमी ने टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, इन सब को बातों को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आज धीरे धीरे, जरूर मैं कहूंगा कि 22 साल लग गए धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करने, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तीसरी बड़ी बात, ये जिस प्रकार से कि
एक बॉर्डर एक सर्विस को दिए जाने के बाद जिस प्रकार से इंटेलिजेंस में सुधार आया है, जिस प्रकार से सर्वेलेंस में सुधार आया है, ये जिस प्रकार से डीआरडीओ को और बोला गया है कि जब तक आप अपना इनोवेशन, अपना जो रिसर्च को नहीं करेंगे, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जिस तरह से अपने पीएसयूज है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, इन सबको किस प्रकार से हम लोग मॉडर्नाइज करके हमने आत्मनिर्भर होना है, उसको देखते हुए कॉर्पोरेटाइजेशन अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का तो बिल्कुल काफी बिल्कुल कुछ जो रिकमेंडेशंस कारगिल कमेटी की जो आप पूछ रहे हैं अमृता जी, उनके ऊपर अब धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल, और उसका असर भी दिख रहा है। चूंकि सर वक्त की कमी है, अब माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत ही अच्छी चर्चा और आप लोगों के अनुभव, कैप्टन अखिलेश जो जिन बातों का जिक्र आपने किया और लेफ्टिनेंट जनरल संजय सर आपने जिन बातों को बताया, एक बेहद अच्छी चर्चा रही। और भारत जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से उभर रहा है और एक अपना बड़ा मकाम जो है वो दुनिया के सामने बना चुका है। करगिल आपने बताया जो रिकमेंडेशन जो कमेटी थी उसकी जो रिपोर्ट आई उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी परिवर्तन हुआ। और पाकिस्तान ने जब जब भारत के साथ अपने नापाक मंसूबों के साथ वो आया है उसे तब तब मुंह की खानी पड़ी है। करगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर और ऑपरेशन तलवार के जरिए भारतीय सैनिकों ने 1999 में 26 जुलाई को ये शौर्य गाथा लिखी थी जिसे आज हम सभी याद कर रहे थे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।